14 जुलाई 1789 यह वो दिन है जो फ्रांस की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया। उस दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन में थी। राजा के आदेश पर फ्रांस के सैनिक पेरिस के अंदर घुस चुके थे और चारों तरफ ये अफवाह फैल गई थी कि अगला आदेश मिलते ही वो सब पेरिस की जनता पर गोलीबारी करना शुरू कर देंगे। इसी डर के चलते पेरिस की जनता विद्रोह पर उतर आई। करीब 7,000 लोग पेरिस के टाउन हॉल के सामने इकट्ठे होकर राजा के आदेशों का विरोध करने लगे। उनमें से कुछ लोगों ने हथियारों को खोजने के लिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी अपना निशाना बनाया। उसी भीड़ में से निकलकर करीब 100 लोगों ने पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में बने एक फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टील पर हमला बोल दिया। हमला करने के बाद उन्हें बड़ी संख्या में हथियार मिल जाते हैं और इस लड़ाई में बेस्टील के कमांडर की भी मृत्यु हो जाती है और सभी कैदियों को रिहा करवा दिया जाता है। बेस्टील जो कभी राजा की तानाशाही का सिंबल हुआ करता था, अब मिट्टी में मिल जाता है। इसी के साथ पेरिस में चारों तरफ दंगे शुरू हो जाते हैं और लोग बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए टैक्स की वजह से राजा के खिलाफ विद्रोह पर उतर आते हैं। यह इवेंट कोई मामूली इवेंट नहीं था। इसी इवेंट की वजह से एक बड़े इवेंट को जन्म मिला जिसको हम सब कहते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। साल था 1774 जब बॉर्बन डायनेस्टी के लुई 16 20 साल की उम्र में फ्रांस के राजा बनते हैं और उनकी वाइफ ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट फ्रांस की रानी बनती हैं। इस नए राजा को गद्दी पर बैठते ही फाइनेंशियल ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है। सालों से चले आ रहे युद्ध, वर्सेलीज के पैलेस में एक एक्सपेंसिव कोर्ट को मेंटेन करना, इन सब की कीमत ने मानो फ्रांस की ट्रेजरी को खत्म ही करके रख दिया था। लुई 16 के अंडर फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प करी थी ब्रिटेन से आज़ादी पाने में, जिसके कारण फ्रांस के ऊपर जो पहले से 1 बिलियन लिवरे का डेट था वो बढ़कर अब 2 बिलियन लिवरे का हो गया था। मनी लेंडर्स जो किंगडम को पैसे उधार में देते थे, अब उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट 10% कर दिया था। तो फ्रांस के किंगडम के आगे कोई और रास्ता नहीं बचा था केवल टैक्स बढ़ाने के, जो कि उन्होंने किया। दोस्तों, अगर हम 18th सेंचुरी की फ्रेंच सोसाइटी या इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो हमें पता चलता है कि वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी, जिनको हम 3 ई स्टेट या ओल्ड रिजीम भी कहते हैं। जो सबसे पहला ई स्टेट था वो था क्लर्जी, जिसके अंदर चर्च और बाकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आते थे। जो दूसरा ई स्टेट था वो था नोबिलिटी, जिसके अंदर नोबल्स आते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स आते थे। और जो तीसरा ई स्टेट था जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, अराउंड 90% यही लोग थे, उसके अंदर बिजनेसमैन आते थे, पीजेंट्स आते थे, लैंडलेस लेबरर्स आते थे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी केवल 40% लैंड की ओनरशिप थर्ड ई स्टेट के पास थी और बाकी 60% लैंड की ओनरशिप नोबिलिटी या क्लर्जी या थर्ड ई स्टेट के अमीर लोगों के पास हुआ करती। इवन ये जो पहले 2 ई स्टेट थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, इन लोगों को बर्थ से ही कई सारे प्रिविलेजेस भी मिलते थे। जैसे इन लोगों को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, इन लोगों को थर्ड ई स्टेट से सर्विस भी मिलती थी। जैसे थर्ड ई स्टेट के लोग इनके खेतों में काम करते थे, इन लोगों को अगर किसी चीज की नीड पड़ती थी तो थर्ड ई स्टेट के लोग उस चीज के लिए काम करते थे, जैसे रोड बनाना, आर्मी में पार्टिसिपेट करना। इस कारण क्या होता था कि थर्ड ई स्टेट के ऊपर कुछ ज्यादा लोड आ जाता था। वो लोग पहले से ही गरीब थे, उन लोगों के पास इतने सारे रिसोर्सेज भी नहीं थे, पर लेकिन टैक्स भी केवल उन्हीं को भरना पड़ता था। जैसे वो लोग टैक्स देते थे चर्च को, जिसको वो लोग कहते थे टिथेस, और एक डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था उनको किंगडम को, यानी कि स्टेट को, जिसे वो कहते थे टेल। और इवन कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ये लोग पे करते थे, जैसे डेली कंजम्पशन के आइटम्स पे, जैसे सॉल्ट हो गया, ब्रेड हो गई, टोबैको हो गया, इन सब चीजों पर। तो इस तरीके से देखा जाए फ्रेंच सोसाइटी जो थी 18th सेंचुरी में, उसके ऊपर पूरा जो इकोनॉमिक बर्डन था वो थर्ड ई स्टेट के ऊपर ही था, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई, एक पार्शियलिटी हो रही थी थर्ड ई स्टेट के साथ। फ्रांस ने एक सबसिस्टेंस क्राइसिस का भी सामना करा 18th सेंचुरी में ही। फ्रांस की पॉपुलेशन जो कि 23 मिलियन यानी 2 करोड़ 30 लाख के आसपास थी 1715 में, वो बढ़कर 28 मिलियन हो गई थी 1789 में, जिसके कारण फूड ग्रेन की जो डिमांड थी वो मार्केट में बढ़ती जा रही थी, पर लेकिन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। और ब्रेड, जो कि फ्रांस के लोगों की स्टेपल डाइट है, उसकी कीमत भी आसमान छू रही थी। और जो गरीब लोग थे उन लोगों की सैलरीज, वेजेस
फिक्स थी वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी 1715 से, पर लेकिन जो इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, वो बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जो गरीब और अमीर के बीच में एक गैप था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था 18th सेंचुरी का एंड आते आते, और ये सबसिस्टेंस क्राइसिस के रूप में सामने आया, जो कि एक कॉमन चीज हो गई थी ओल्ड रिजिम के अंदर। 18th सेंचुरी से पहले भी फ्रांस के अंदर पीजेंट्स और वर्कर्स के द्वारा प्रोटेस्ट हुआ करते थे, पर उन लोगों के पास कोई मीडियम नहीं होता था कि वो इस प्रोटेस्ट को बहुत ही लार्ज स्केल पर कंडक्ट करवाएं और एक बहुत ही बड़ा सोशल या इकोनॉमिक चेंज ला दें। पर अचानक से ऐसा क्या हुआ, 1789 के प्रोटेस्ट के बाद एक बहुत ही बड़ा सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज हमें फ्रेंच सोसाइटी के अंदर देखने को मिला। इसका कारण था द राइज ऑफ मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी आते आते हमें फ्रांस के अंदर एक न्यू क्लास का इमर्जेंस होता हुआ दिखता है, जिसको हम कहते हैं द मिडिल क्लास। ये लोग थर्ड ईस्ट स्टेट के एजुकेटेड और वेल्दी लोग थे, जिसके अंदर मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, लॉयर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आते थे, और इन लोगों का ये मानना था कि किसी भी ग्रुप को कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ। किसी भी इंसान की सोशल पोजीशन उसकी मेरिट से डिसाइड होनी चाहिए। इन लोगों का मेन फोकस फ्रीडम, इक्वालिटी और सभी लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सोसाइटी में, इसके ऊपर बहुत रहता था। उस समय फ्रांस में पॉलिटिकल फिलोसफी का भी काफी ज्यादा राइज देखने को मिला। फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जैसे जॉन लॉक और रूसो ने भी अपने कामों में फ्रीडम और इक्वालिटी के आइडियाज का भी काफी बढ़ चढ़कर प्रोपोगेशन किया। जैसे जॉन लॉक ने अपनी 2 ट्रीटिसेस ऑफ द गवर्नमेंट में डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क का विरोध करा। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क जो ये कहता था कि जो राजा है उसको अपने रूल करने का अधिकार डिवाइन से मिला, यानी कि गॉड से मिला हुआ है, और जो राजा के आदेश हैं वो पूरी तरीके से डिवाइन आदेश हैं। जॉन लॉक ने इस बात का पूरी तरीके से विरोध करा, और वहीं जीन जैक्स रूसो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देकर एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आइडिया लोगों में स्प्रेड करा, जिसके अंदर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा लोगों में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में। सिमिलरली मॉन्टेस्क्यू ने अपनी द स्पिरिट ऑफ द लॉज में गवर्नमेंट की पावर्स के 3 डिवीजन प्रपोज करे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सेम मॉडल बाद में यूएसए ने अपनाया जब उनकी 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस मिल गई थी ब्रिटेन से, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए डिस्कशन का। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था कि फ्रांस के राजा लुई 16 के आगे अब कोई और ऑप्शन नहीं था टैक्स इंक्रीज करने के अलावा, पर उनके पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं थी कि वो डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज कर सकें, बल्कि उनको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी ईस्ट स्टेट जनरल की, जो न्यू प्रपोजल्स डिस्कस करते थे टैक्सेस के ऊपर। ईस्ट स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसके अंदर तीनों ईस्ट स्टेट के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। 5 मार्च 1789 में लुई 16 ने एक असेंबली बुलाई ईस्ट स्टेट जनरल की, जिसमें वो न्यू टैक्सेस के प्रपोजल्स को डिस्कस करने वाले थे और उनको पास करवाना चाहते थे। वर्सलीज के एक हॉल में सभी डेलीगेट्स को बुलाया गया, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ईस्ट स्टेट के अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिनको एक रो में बैठाया गया था आमने सामने फेस करके। और वहीं थर्ड ईस्ट स्टेट से टोटल 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जो फर्स्ट एंड सेकंड ईस्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के पीछे खड़े थे। थर्ड ईस्ट स्टेट से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स मोस्टली एजुकेटेड और वेल्दी लोग थे। पीजेंट्स, आर्टिजन्स और विमेन्स को इस असेंबली में कोई एंट्री नहीं दी गई थी, बल्कि उनकी परेशानियों को वही रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ लिखकर लाए थे, जिसको वो डिस्कस करने वाले थे। इस असेंबली में वोटिंग को लेकर पहले से एक नियम था कि हर एक ईस्ट स्टेट का अपना एक वोट होगा, पर लेकिन थर्ड ईस्ट स्टेट से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस नियम का विरोध करा। उन्होंने कहा कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव को अपना एक सिंगल वोट मिलना चाहिए। लास्ट टाइम ईस्ट स्टेट जनरल की मीटिंग 1614 में हुई थी, और उस समय ऐसा हुआ था कि हर एक ईस्ट स्टेट को अपना एक एक सिंगल वोट मिला था। तो किंग लुई 16 चाहते थे कि इस बार भी हर एक ईस्ट स्टेट को अपना एक सिंगल वोट मिले, पर थर्ड ईस्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस बात का विरोध करा। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की दलील देते हुए बोला कि हर एक मेंबर को अपना एक सिंगल वोट मिलना चाहिए, पर राजा ने उनके इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, जिसके प्रोटेस्ट में थर्ड ईस्ट स्टेट के मेंबर्स असेंबली से बाहर चले आए। और 20 जून को सभी थर्ड ईस्ट स्टेट के मेंबर वर्सेलीज के एक इंडोर टेनिस ग्राउंड में इकट्ठे हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लिया, और यह शपथ ली कि वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक वो फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, जो कि मोनार्क की पावर को लिमिट करके रखेगा। इस नेशनल असेंबली को लीड कर रहे थे मियाब्यू और एबे सीएस। मियाब्यू खुद एक नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, पर उनका ये मानना था कि फ्यूडल सिस्टम का अंत हो जाना चाहिए। उन्होंने अपना खुद का एक जर्नल भी निकाला और उन्होंने पावरफुल स्पीचेस भी दी क्राउड में वर्सेलीज के। वहीं अबे सीएस एक प्रीस्ट थे, जिन्होंने अपना एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट निकाला जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड ईस्ट स्टेट।
जहां एक तरफ फ्रांस की नेशनल असेंबली वर्सलीज में बिजी थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, वहीं बाकी फ्रांस में एक आफत सी आ गई थी। कड़ाके की ठंड के कारण बहुत ही बुरी फसल उगी थी, जिसकी वजह से ब्रेड के प्राइस फिर से हाई हो गए थे और कई सारे बेकर्स ने इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर सप्लाईज को होल्ड करके रख दिया था और इधर उधर दंगे होने शुरू हो गए थे। तभी राजा के आदेश पर पेरिस में फ्रांस की आर्मी एंट्री लेती है और 14 जुलाई को बेस्टील पर हमला हो जाता है। कई सारे गांव के इलाकों में तो यह भी अफवाह फैलने लग गई थी कि मैनर ने कई सारे डाकुओं और गुंडों को हायर कर लिया है जो कि किसानों की फसलों को बर्बाद कर देंगे। इसी डर के चलते कई जगह किसानों ने नोबल रेजिडेंशियल बिल्डिंग चेत्योक्स पर हमला करना शुरू कर दिया। वहां पर उन्होंने फूड ग्रेन्स को लूट लिया और कई सारे मैनोरियल ड्यूज के डॉक्यूमेंट्स को भी जला दिया। ये सब हो जाने के बाद कई सारे नोबल्स अपने अपने घर छोड़कर भाग गए और कई तो दूसरे देशों में ही भाग गए। इतना सब कुछ रिवोल्ट देखने के बाद लुई 16 ने डिसाइड करा कि वो नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे देते हैं और इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनकी पावर को आज से चेक्स एंड बैलेंसेस में रखा जाएगा एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली एक डिग्री पास करती है जिसके अंदर वो फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस को अबॉलिश कर देती है। मेंबर्स ऑफ द नोबिलिटी और क्लर्जी को भी अपने प्रिविलेजेस गिव अप करने पड़ते हैं। चर्च को दिए जाने वाले टैक्स तिथिस को अबॉलिश कर दिया जाता है और चर्च के पास अपनी लैंड ओनरशिप को भी खत्म कर दिया जाता है, जिसके कारण गवर्नमेंट 2 बिलियन लीवर का एसेट एक्वायर कर लेती है जो बाद में कर्ज उतारने के काम आता है। नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का काम 1791 में खत्म करती है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था मोनार्क की पावर को लिमिटेड करना और पावर जो सिर्फ एक पर्सन के हाथ में थी अब उसको 3 इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड कर देना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस प्रकार 1791 में फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो नेशनल असेंबली को लॉज बनाने की पावर देता है जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, जिसके अंदर सिटीजन्स एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के लिए वोट करते थे और वो इलेक्टर्स इंडियन असेंबली को इलेक्ट करते थे। पर सब सिटीजन्स के पास राइट टू वोट नहीं था। केवल मैन जो 25 की एज से अबव थे और जो टैक्स पे करते थे लगभग 3 दिन की लेबरर वेज जितना टैक्स, वो ही एक्टिव सिटीजन्स कहलाते थे। केवल उनको ही वोट देने का अधिकार था और बाकी जितने भी मैन थे और वुमेन थे उन सबको पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता था। एक इलेक्टर बनने के लिए और उसके बाद एक असेंबली का मेंबर बनने के लिए किसी भी आदमी को सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर के ब्रैकेट में आना पड़ता था। नए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत ही डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से होती थी। इसके अंदर राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सबको नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स की कैटेगरी में रखा गया था, जिसका मतलब था कि ये हर एक इंसान को उनके बर्थ से मिलता है और कभी भी छीना नहीं जा सकता और ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो उनके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे।